शारदा ताई ने टीपीएम के माध्यम से मुझे फिर एक बार आपसे मिला दिया है, मौका दिया है कि मैं आपसे रूबरू हूँ और महिलाओं के विषय में, उसमें भी खास करके परिवार में जो हिंसा होती है उसके लिए बात करने का मौका दिया है। हम लोग धम्म का आचरण करते हैं या धम्म की शिक्षा ले रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको आचरण में लाएं। रोज हम यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, है ना। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। और महिलाएं ज्यादा मात्रा में आती है बिहारों में, पुरुषों की संख्या कम होती है, कहीं कहीं होती होगी ज्यादा, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है महिलाएं बड़ी संख्या में बिहारों में आती है और रोज ये सब लेती है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं जितना ज्यादा सुनती है, श्रोतापन्न होती है और आचरण में धम्म लाती है, तो उसमें एक विनम्रता आती है ना, सदाचार बढ़ते जाता है। वो स्वभाव से वैसे भी मातृत्व के कारण विनम्र होती है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। जैसे उसका मन अपने बच्चे के लिए करुणामयी होता है, वैसे उसका बाहर के बच्चे को देखकर भी होता है। कभी किसी को दुखी देखते हैं तो उसका मन वहाँ पर भी पिघलता है। तो ऐसी ममतामयी करुणामयी स्त्री जो होती है, उसको पहले से इतने गुण होने के बावजूद और धम्म का जो ज्ञान मिलता है उससे उसकी और प्रगति होती है। लेकिन पुरुषों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अक्सर पुरुष जब हमें मिलते हैं तो क्या कहते हैं, आप हमारी महिलाओं को धम्म बताने के लिए आओ ना। और कठोरता किसमें है, किसने ज्यादा विनम्रता लाने की जरूरत है। नैसर्गिक रूप से ही महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक विनम्र है। उस पर भी वो धम्म के लिए विहारों में आती है, सुनती है, सीखती है, आचरण में लाती है और अपने बच्चे को बड़े प्यार से पालती है। कभी कभी उसका जो प्यार होता है ना, वो बच्चे को बिगाड़ भी देता है, ज्यादा प्यार की वजह से भी नुकसान होता है। लेकिन जब हम पारिवारिक हिंसा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं पर अत्याचार होता है, कहीं कहीं पुरुषों के साथ में भी उत्पीड़न होता है, लेकिन उसका प्रमाण कम है। हम कोई फेमिनिस्ट नहीं है, महिलावादी नहीं है कि हम बोलेंगे कि नहीं महिलाओं ने पुरुषों पे अत्याचार करना चाहिए, ऐसा हम कतई नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ मैं कि हमारा जो समाज है वो समाज पितृसत्ता पर आधारित है। पितृसत्ता समझता है सबको? कितने लोगों को समझता है पितृसत्ता शब्द? पुरुषों को समझता है पितृसत्ता का मतलब? कहाँ जाएगा? आपको नहीं समझता है? किसको नहीं समझता है हाथ उठाओ। पितृसत्ता का मतलब किसको नहीं मालूम वो हाथ उठाओ। उठाइए ना जिसको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम पितृसत्ता का मतलब? आप सबको मालूम है? नहीं मालूम ना, तो हाथ उठाने का ना। हिम्मत तो यही से शुरू करनी है। आपको अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, बोलने की आजादी है, यहाँ पर किसी का भय नहीं है। संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, बोलिए कि हम नहीं जानते हैं पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता वो चीज है जहाँ पर समाज में, परिवार में जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है, पिता होता है। पिता का शासन चलता है परिवार में, उसे पितृसत्ता कहते हैं। आपका शासन चलता है क्या? अभी यहाँ पुरुषों को हम पूछेंगे कि परिवार में किसका शासन चलता है, तो कुछ पुरुष क्या बोलेंगे, हमारे घर में तो हमारी महिला का ही शासन चलता है। इससे पितृसत्ता किसकी है या मातृसत्ता है ये पहचान में नहीं आता है। पितृसत्ता का मतलब है कि आप अपना घर छोड़ के उसके घर में आ रहे, उसके बच्चे पैदा कर रहे और बच्चों को उसका नाम दे रहे, खुद भी उसका नाम लगा रहे, अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखने के बाद
क्या अपने बच्चे को आप अपना नाम दे रहे? किसका नाम दे रहे? उसको पितृसत्ता कहते हैं। अभी समझ में आया पितृसत्ता का मतलब? आप दो नाम लेके चलते हैं। आप अपने घर से मैके से आती है इधर, तो पिता का सरनेम लेके आती है और पति का भी सरनेम लेती है। पहले छोड़ देते थे, अभी ले रहे हैं, तो दो लगा रहे आजकल की लड़कियां। अरे वो जो पिता का सरनेम लगा रहे थे वो भी तो पितृसत्ता है, पति का लगा रहे वो भी पितृसत्ता है। आपका नाम कहाँ है? कहीं नहीं है। अभी मैं इस बच्ची को यदि पूछती हूँ आपका नाम क्या है? क्या है बेटा? पल्लव। और पूरा नाम? पल्लव अमोल बंसोड़। मम्मी पीछे से कहती केवल पलक बताएंगी ना, पीछे से मम्मी बोलेंगी पूरा नाम बता, पूरा नाम बता। पीछे से ऐसे करती है। फिर उसने बता दिया अमोल बंसोड़, क्या नहीं पलक बंसोड़। अरे पप्पाचे नाव सांग, पप्पाचे नाव सांग। फिर पापा का नाम बता दिया पलक अमोल बंसोड़, बरोबर। फिर माँ को समाधान होता है, अब मेरी लड़की ने जाके सही में पूरा नाम बताया है। तुम कहाँ हो फ्रेम में? फ्रेम में कहीं हो? 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, तकलीफ सही। उसके पहले जो तकलीफ होती वो भी सही, नहीं हो रहा था उसके भी ताने सुने, है ना? आपका नाम कहाँ है? क्यों हर महिला बोलती है पिता का नाम बताओ? कभी सोचा है इसके बारे में? सोचा है क्या? हम लोग इतने गहरे में कभी जाते ही नहीं हैं, इसलिए तो सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता बनो तब समाज का विचार आता है, फिर सारी बातें खुलकर हमको सोचनी पड़ती है। इसलिए हम पिता का नाम बताने लगाते हैं, क्योंकि ये समाज की ऐसी धारणा है, जिस महिला के बच्चे को पिता का नाम नहीं मिलता वो महिला का कोई पति नहीं होता, इसका मतलब वो वेश्या होती है। आप अपनी चरित्रवान होने की क्या बोलेंगे उसको, प्रमाण, चरित्रवान होने का प्रमाण देने के लिए एक ही पति या एक ही पुरुष की तुम दासी हो, ये बताने के लिए तुम बच्चे को बोलते हो पिता का नाम बताओ। बात समझ में आई क्या मेरी? कितने लोगों को नहीं आई? आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हो बच्चे के माध्यम से कि इसका कोई तो भी बाप है, ये बिना बाप के नहीं हुआ है, ये जबरदस्ती का नहीं है, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके नहीं किया है, मैंने कोई चरित्रहीन करके बच्चा पैदा नहीं किया है, बल्कि मैंने समाज के दायरे में रहते हुए शादी करके एक ही पुरुष को अपना शरीर सौंपा है और उससे ये हुआ है, मैं बड़ी चरित्रवान हूँ, ये दिखाने के लिए। अब यदि किसी को बच्चा ही नहीं होता हो तो उसे क्या कहते हैं? बांझ, है ना, मराठीत वांझोटी। उसको कितने ताने देते हैं। कभी आपने सोचा ये बात पारिवारिक हिंसा में आती है? आप कभी सोचते ही नहीं हो कि आपके साथ में ये मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। भाई आपका शरीर है, बच्चा पैदा करना नहीं करना आपका अधिकार होना चाहिए, लेकिन लोगों को दिखाना है कि मैं बांझ नहीं हूं, इसलिए आप भी टेंशन लेते हैं। 4 लोगों को दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना है, शादी इसीलिए की जाती है। वो इतने ताने मारते हैं, इतने नाम रखते हैं, इतने घृणा से देखते हैं, कितना मानसिक तनाव हमारा बढ़ता है। ये पारिवारिक हिंसा में आता है, मानसिक उत्पीड़न।
नहीं, ये सही कर रहे हैं। घर के लोग जो होते हैं वो इस विषय में जो हमको तकलीफ पहुंचाते हैं, हम बोलते हैं कि वो गलत नहीं कर रहे, मेरा ही कसूर है। औरत को आदत पड़ जाती है अपना ही कसूर है मानने की। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि वो पारिवारिक हिंसा कर रहे हैं। मराठी में कौटुंबिक हिंसा, मराठीत काय म्हणतात? कौटुंबिक हिंसा। कधी वाटलं होतं का तुम्हाला असं की मूल जर पहिल्या वर्षी नाही झालं आणि घरचे लोक आपल्याला वारंवार बोलतात, टोमणे मारतात, तर ती हिंसा असं कधी वाटलं का? नाही वाटलं ना? उलट तुम्हालाही असंच वाटलं की मला झालं पाहिजे, म्हणजे यांची तोंड बंद होती। आणि त्यात मग जर मुली झाल्या तर लड़कियां हो गई तो एक इच्छा पूरी की तो दूसरी इच्छा सिर उठाती है। हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए, पहली लड़की हो गई, सब घर के लोगों के चेहरे गिर जाते, उनके तो गिरते ही गिरते, जिसने पैदा किया वो भी मायूस हो जाती है। यानी हर बार महिला सोचती है कि मेरे घर के लोग जो है, घर में जो भी रिश्तेदार है, सास ससुर है, जेठानी है, देवर है, जितने भी हैं कज़न वगैरह, सबको खुश करना चाहती है, उनकी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। और जब नहीं कर पाती है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना उसको शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि किसी ने हमें मारा पीटा तो हिंसा होती है, अक्सर ऐसा हम समझते हैं, लेकिन किसी को ताने मारना भी हिंसा है, किसी को नाम रखना भी हिंसा है, किसी को मजबूर करना किसी बात के लिए वो भी हिंसा है। मजबूर किया जाता है। कई मामलों में हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। कोई क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि समाज के जो रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराएं चलते आ रहे हैं, सदियों से जो चलते आ रहे हैं, उसको हमने ऐसे मान लिया है जैसे कि ये पत्थर की लकीर है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हालांकि कभी सुखी होते नहीं है इस मामले में। आजादी क्या है ये हमें मालूम ही नहीं है। हम खुद भी जब उम्र में आ जाते हैं तो हम ही अपने गुलामी के रास्ते खोजने लगते हैं। किसी ने हमारे तरफ हंस के देखा, किसी ने मुस्कुरा के देखा, किसी ने थोड़े से हमारी खूबसूरती की तारीफ कर ली, बह जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और उसको अपना मन ही नहीं तन भी सौंपने से देर नहीं करते हैं। करते हैं ना ऐसा? कभी कभी हमें यही पता नहीं चलता कि हमारे घर में ही हम सुरक्षित नहीं है। बाहर की तो बात छोड़ो, बाहर तो हम फिसल जाते हैं, नुकसान हो जाता है, बहुत उत्पीड़न होता है, लेकिन घर में हमारे साथ में घर के ही लोग, अपने ही लोग कभी कभी बुरी नजर रखते हैं। ये हमें एक तो समझ में नहीं आता, या समझ में आता है तो किसी के पास में बोलते नहीं। एक बार की बात बताती हूँ, ट्रेन में मैं सफ़र कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक मुस्लिम महिला मिली और उस मुस्लिम महिला ने अपने पड़ोसन की एक आपबीती बताई। बोले मेरी एक बड़ी अच्छी पड़ोसन थी। बोले क्या बताए? बोले उसका घर का, वो महिला जो मुस्लिम महिला थी, उसकी पड़ोसन भी मुस्लिम थी, उसकी जो लड़की थी वो 15-16 साल की हो गई। बोले पढ़ने में बड़ी तेज थी, बोले 10वीं क्लास में, बोले मेरिट में, और बड़ी सुंदर दिखती थी। और पिताजी क्या करते थे? तो इंजीनियर थे, अच्छी सर्विस में थे।
मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, एक उदाहरण के रूप में है। ऐसा सभी जाति धर्म के लोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उनको कम दिखा रही हूँ। तो उसकी बुरी नजर अपनी ही लड़की पर पड़ती। वो अक्सर अपनी बीवी को बाहर भेजता था किसी भी बहाने से और लड़की के साथ में जबरदस्ती करता था। तो शुरू में लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उम्र उसकी छोटी है, ये समझने की उम्र नहीं है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे। उसने विरोध किया, लेकिन उसके विरोध को नियंत्रित किया गया। उसका मुंह दबा के, उसके हाथ पैर दबा के, और ये कहा गया कि अपनी माँ से नहीं कहना। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर लत पड़ गई उस आदमी को अपने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की। लड़की बेचैन, उसको एक भाई भी था। अब ये बात माँ को, भाई को बताए, ये उसके मन में आया। वो बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं दिखाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बार बार ऐसा होने लगा, वो बार बार बोलने लगी। तो फिर एक आध बार माँ के ध्यान में आया, नहीं ये सही कह रही है। फिर भाई को भी मालूम हो गया कि नहीं ये सही कह रही है, सच है ये। अब उन्होंने क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? रंगे हाथ तो देखा उन्होंने, देखकर भी कुछ नहीं किया। केवल देखने से क्या होगा, पकड़ने से क्या होगा, आगे क्या करना है? पुलिस कंप्लेंट। पुलिस भी कभी कभी कंप्लेंट नहीं लेती। वो लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा लड़की को बोला कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को मत बताना, वरना हमारे घर की बदनामी होगी। अब देखो वो चोर और शाह हो गया। जब तक के अपराध छिपा रहता है ना, तब तक कि वो डर के करता है, लेकिन जब अपराध खुल जाता है ना, तो उसका डर भी भाग जाता है, फिर वो खुलेआम करता है। अब इनकी मजबूरी क्या थी कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चा छोटा था उसका, महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो सोच रही थी कि यदि हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। आर्थिक रूप से वो कमजोर थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इस बात का उस लड़की पर इतना बुरा असर हुआ, वो मेंटल होने लगी, साइकिक हो गई कि कोई कुछ नहीं कर रहा है मेरे लिए। इतनी होशियार लड़की, मेरिट वाली लड़की, पढ़ाई से मन उसका निकल गया। वो पूरे समय उसी भय में रहने लगी और उसका पूरा जीवन, पागल हो गई वो, भययुक्त जीवन हो गया। भय से आदमी पागल हो जाता है। अभी जैसे ताई यहाँ पर बता रही थी ना, आर्थिक स्वावलंबन कितना इम्पोर्टेंट है। घर में जो भी होता है हमारे साथ में, उसको हम घर में दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, हमारी हिम्मत नहीं है उसका घर छोड़ने की। जैसे डॉक्टर राउत की बात की, पहली महिला डॉक्टर हमारे समाज से जो हुई, उसने विरोध दर्शाया क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और एक अच्छी पोजीशन पे थी, पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो विरोध कर पाई। कोर्ट में गई और बोली मुझे इसके साथ नहीं जीना। उसे जीने का अधिकार है तो मुझे भी जीने का अधिकार, उसे सम्मान से जीने का अधिकार है तो मुझे भी सम्मान से जीने का अधिकार है। ये जीना भी कोई जीना है, घुट-घुट के मरना, दूसरों का अन्याय बर्दाश्त करना, भले ही वो हमारा पति हो, हमारा भाई हो, हमारा पिता हो, हमारा चाचा हो, मामा हो। अक्सर घर में यौन शोषण जो बच्चियों के साथ में होता है ना, हमारे परिचित ही होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे घर के लोग ही होते हैं,
जो बढ़ती हुई लड़कियों को देखते हैं या फिर किसी को भाभी कह के मजाक के नाते बुरी नीयत डालते हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारे त्यौहार भी ऐसे बने हुए हैं कि उन त्योहारों के माध्यम से वो लोग हंसी मजाक में अश्लीलता कर लेते हैं। अश्लीलता हमारे त्योहारों में है, ये बात भी हमको समझ में नहीं आती। क्या करते हैं? होली के दिन ऐसी करते हैं। तुम लोग शादियों में हल्दी खेलते हो, उसमें क्या करते हो? अश्लीलता करते हो कि नहीं? जीजा साली को लगाता है जबरदस्ती, वो नहीं बोलती है तो भी उसको छेड़ता है ना, जबरदस्ती हल्दी लगाने के बहाने ब्लाउज के अंदर हाथ डाल देता है, मतलब उसको उत्तेजित करता है। वो जो उसकी शारीरिक जो इच्छाएं होती है उसको उत्पन्न करता है और उसके बाद में फिर रिलेशन बन जाते हैं। ये भी पारिवारिक हिंसा है। कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। आपको किसी किसी को समझ में आता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं? हम इसका विरोध कैसे करें, कोई सुनता नहीं है। या फिर तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा किया है तो तुम डर के चुप रह जाते हो, नहीं मेरी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा, वो मेरी बेटी को छोड़ देगा, और ऐसा नालायक दामाद रहने से तो अच्छा है कि तुम्हारी बेटी बिना पति के रहे, जो तुम्हारी एक ही नहीं दूसरी बेटी का भी जीवन खराब कर रहा है। संविधान ने हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, बिना किसी भेदभाव के। लैंगिक भेदभाव हमारे देश में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं बताया गया, लेकिन हमने ही अपना दुय्यम स्थान ले लिया है। हमने ही अपने आप को मजबूर करके रखा हुआ है, रीति रिवाजों में हमने अपने आप को जकड़ लिया है, और उसके तहत होने वाले जो पारिवारिक हिंसा है उसको हम छिपाते हैं। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौन हिंसा, धमकी देना भी हिंसा है। आजकल नहीं क्या बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं, ब्लेड से ये नस काटते, मेरे साथ शादी करो नहीं तो हाथ काट लेगी। लड़का लड़की को धमकाता है या लड़की लड़के को धमकाती है। घर में जब ऐसा हो तो कितने सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि भाई ने बहन के साथ जबरदस्ती किया, कभी मामा ने किया है। लेकिन क्या हम चुप रहते हैं तो हमारा भला होता है? चुप रहने से भला होता है क्या? नहीं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है बोलने का, तो हमको बोलना पड़ेगा। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, जैसे ताई ने बोला कि महिलाओं की प्रगति से समाज की प्रगति नापी जाती है बाबा साहब के वक्तव्य के अनुसार। अब यदि महिलाएं ही बोलेगी नहीं तो प्रगति कैसे होगी? जहां विषमता है वहां हिंसा है, और ये विषमता हमने स्वीकार कर ली है। दुय्यम स्थान लेकर हम अपने आप को सेकेंडरी समझते हैं। हमारी बुद्धि बहुत चलती है, फिर भी हम क्या करते हैं? चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। निर्णय लेने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं तो पुरुषों को पूछा जाता है, लेकिन स्त्रियों को नहीं पूछा जाता है। और अगर 10 में से एक स्त्री अगर बगावत करती है, विद्रोह करती है, बोलती है कि नहीं मेरे बच्चों के लिए मैं डिसीजन लूँगी, मेरे बच्चों के हित में जो है वो मैं सोचूंगी, नहीं करनी उसको शादी तो अभी नहीं करेंगे, उसको पढ़ना है तो उसको पढ़ाएंगे, तो फिर क्या ताना मिलता है? अपनी होशियारी मत दिखाओ, पढ़े लिखे तो पढ़ाई अपने पास रख, यहाँ रहना है तो मेरा ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहाँ है भाई आपका घर? स्त्री का तो कोई घर ही नहीं है। जो अमीर महिलाएं हैं ना, उनको भी मैं पूछती हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स पर, घर के कागजों पर क्या आपका नाम लिखा हुआ है? जो अम्बेडकरवादी है ना, वही ये काम कर सकते हैं।
बुद्धिज्म में तो आप अंधश्रद्धा की तरफ जा रहे हैं। कितने कार्यक्रम हुए, फिर भी आप कैंडल जलाते हैं, तांबा रखते हैं, 5 फल रखते हैं। इससे अगर पारिवारिक हिंसा कम होती है तो सुबह शाम यही करने का, कायदे कानून की जरूरत क्या है क्या कायदे कानून की जरूरत? आज पता है क्या हो रहा है? जितने भी बूढ़े माँ बाप है ना, वो अकेले अपने बंगले में है, बंगले में। अभी अभी वो रविंद्र महाजन मरा, सबको मालूम है। आपने बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाया, ऑफिसर बनाया, शादी करके दी, उसके मन से शादी करके दी, और वो अलग रहने के लिए चला गया क्योंकि तुम्हारा ओल्ड फैशन घर उसको पसंद नहीं, बहू को पसंद नहीं, बच्चों को पसंद नहीं। ओल्ड फैशन घर, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई ना, अब दादी माँ की कहानियां सुनना कोई पसंद नहीं करता। और फिर क्या होता है कि बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं और बच्चे अलग चले जाते हैं। क्या ये कौटुंबिक हिंसा है कि नहीं है? हिंसा है ना, माँ बाप के साथ में ये हिंसा है ना। लेकिन माँ बाप को लगता है क्या, वो दुखी रहते हैं अंदर से, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की बदनामी हम अपने मुंह से कैसे करें। मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उनको बच्चे की इज्जत की फिक्र, बच्चे की बुराई नहीं करना चाहते। हमारे बिहार के बाजू में एक महिला रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी। वो हमेशा बिहार में आती थी, बोलती थी मेरी बहू, मेरे बच्चे, नाती पोती बहुत है, लेकिन मुझे खाना नहीं देती। बिहार में आती थी तो हम अपने खाने में से उसका खाना उसको भी देते थे। घर उसके नाम पे था पति के जाने के बाद। हम बोले तुम्हारे बच्चों की कंप्लेंट कर दे पुलिस ने? नहीं बोली। आप लोगों को उत्तर मालूम है। न्याय क्या होता है ये भी आपको नहीं मालूम। हम लोग न्याय की प्रक्रिया में घुसना ही नहीं चाहते, इतने डरे हुए हैं या इतने आसक्त है अपने बच्चों के प्रति या अपने माता पिता के प्रति। सब लोग ससुराल की बुराई करेंगे खुलकर, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर वैसा, ननद ऐसा। लेकिन पैदा हुए तो घर में माँ बाप ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया, ये कभी बताते हो? हमारे साथ तो भेदभाव पैदा होते ही शुरू हो जाता है। सबसे पहला भेदभाव घर से होता है, लेकिन हम नहीं बताते। अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन पहले के माता पिता बेटे को ज्यादा महत्व देते थे। अभी भी कहीं है हमारे शहरों में। अभी आंबेडकरवाद के कारण हम लोग थोड़े से समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन गांवों में अभी भी वैसे ही है। कुछ बदला नहीं है गांवों में। समाज का दबाव, लोगों का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, कुछ नहीं बोलते हमारे साथ में भेदभाव होता है तो। लड़के को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, लड़के को दूध देंगे, अंडा देंगे, लड़की को बोलेंगे बर्तन मांज, उसको मैदान में खेलने नहीं जाने देंगे। लड़का रात रात भर बाहर रहता है चौक में, दूसरे लड़कियों की छेड़खानी करता है, और बोलता है बहन को घर के भीतर रहे, क्योंकि उसको मालूम है कि दूसरे लड़के उसकी बहन को देखेंगे तो वो वही करेंगे जो वो दूसरी लड़कियों के साथ में करता है। जब हम ये सब चीजें देख रहे हैं, इससे दुखी है और सुखी होना चाहते हैं, तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। इस बात के लिए बोलना पड़ेगा, खुलकर बोलना पड़ेगा, चाहे वो अपना मेरा क्यों ना हो। मेरा बेटा गलत कर रहा है तो भी मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरा बेटा गलत कर रहा है। मेरा पिता गलत कर रहा है तो बोलना पड़ेगा मेरा पिता गलत कर रहा है। खुल के बोलना पड़ेगा। उसके खिलाफ अगर पुलिस ने कंप्लेंट करने की जरूरत पड़ी तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां वैसी ही जाए वैसी ही। ये पितृसत्ता कभी खत्म नहीं होगी। पितृसत्ता को हम ही चैलेंज कर सकते हैं। अभी अभी एक खबर मैंने पेपर में पढ़ी, न्यूज़पेपर में, एक लड़की ने कोर्ट में
पिटीशन डाल दी, कोर्ट में केस फाइल कर दी। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके खिलाफ। क्योंकि उसको वहाँ पर एडमिशन नहीं दे रहे थे। एडमिशन क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थी। कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं थी? क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनती है पिता के कास्ट के आधार पर। बात समझ रहे? अब पिता अलग रहता है, माँ अलग रहती है, माँ अपनी बेटी को लेके अलग हो गई है और पिता अलग रहता है, तो ये अपने पिताजी के पास में गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स दो, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है, उसके सिवा मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। पिता ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। क्यों? उसकी करुणा ममता नहीं जागी अपनी बेटी के लिए, उसका ही खून था ना। हमारी बड़ी जागती है पति के लिए, बेटे के लिए, उसके नहीं जागी कि मेरी बेटी की शिक्षा रुक जाएगी, दे देना चाहिए। नहीं दिया उसने। फिर वो कॉलेज में गई और बोला कि मेरे पिताजी कागज़ नहीं दे रहे हैं, मुझे मेरे माँ का जो कास्ट है वो दिया जाए, मेरे माँ के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मेरी कास्ट सर्टिफिकेट बनाई जाए। सिस्टम कैसा है? माँ के बारे में तो सोचते ही नहीं, सब बाप का ही मांगा जाता है। तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बना रहे? फिर उसका एजुकेशन रुक रहा है, इसलिए फिर वो कोर्ट में गए, केस फाइल किया कि मुझे मेरे माँ का जो कास्ट है या धर्म है वो मुझे मिलना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट के अनुसार मेरा मिलना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और वो केस जीत गई। खुशी की बात है कि वो केस जीत के कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्योंकि वो सिंगल मदर के साथ में रह रही है, पिता के साथ में नहीं है, तो माँ का जो उस कास्ट है वो उसको मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट उसके आधार पर बनेगा। उस केस को जीत गई। और उसके बाद में ये खबर अखबारों में आई। एक लड़की ने हिम्मत की, एक लड़की ने पितृसत्ता को चैलेंज किया उसने। हम घर में खाते पी के सुखी है, फिर भी चैलेंज करने को डरते हैं। सुखी है ना अभी, बहुत बुरी हालात में नहीं है। एक सिंगल मदर जितनी कष्ट में होती है उतने नहीं है। वो लड़की ने हिम्मत क्यों जीती? हम लोग ना लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। नहीं पिता की बदनामी होगी। अरे ऐसे पिता की इज्जत और बेइज्जत से क्या करना है, जिसे अपनी लड़की की एजुकेशन की फिक्र नहीं है, वो उसकी प्रगति नहीं चाहता है। और प्रगति करने का अधिकार संविधान ने दिया है कि लड़कियों की भी प्रगति होनी चाहिए, उसे भी शिक्षा मिलनी चाहिए। और पिता ही उसका शत्रु बना बैठा है, तो ऐसा पिता किस काम का? आज एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, वो जीत गई, वो सबके लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन हम लोग ना छोड़ने को ही नहीं देखते हैं। अब ये कुछ लोग बोलेंगे घर तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। नहीं जी, हम घर तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आपको घर बचाने का ठेका क्या औरतों ने लिया है? घर बचाने का ठेका औरतों ने लिया है क्या? आपको भी तो घर बचाते आना चाहिए ना। आपकी भी तो मंशा होनी चाहिए कि हमें अपना घर बचाना है, परिवार बचाना है। तो आप सुधर जाओ, आप उसके साथ में अच्छा व्यवहार करो, उसकी आजादी का ख्याल रखो, उसकी भावनाओं की कदर करो, उसको भी उड़ने दो, उसके हिस्से का आसमान